बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है हम स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो आज का क्वेश्चन है, हाउ इंड्यूस्ड म्यूटेशन हेल्प इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सबसे तो पहले बेटा आपको ना इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब पता होना चाहिए। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती हैं जो आप अपनी मर्जी से प्लांट्स के अंदर डालते हैं, एनिमल्स के अंदर डालते हैं, और इन म्यूटेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे काम आता है बहुत ज़्यादा। सो इंड्यूस म्यूटेशन आपको कई क्रॉप्स में देखने को मिलेंगी। तो इंड्यूस म्यूटेशन होती कैसे, जैसे हम कोई पर्टिकुलर म्यूटाजेंट डाल देते हैं प्लांट में, तो वो उसके अंदर ऐसी म्यूटेशन कॉज करता है जिसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आइए देखें। तो ये म्यूटेशन फिजिकल एजेंट से भी ला सकते हैं, जैसे हम चाहे टेम्परेचर चेंज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से ला सकते हैं हम इसके अंदर, या फिर हम केमिकल एजेंट यूज़ कर सकते हैं। इन सभी की मदद से हम इनको ला सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और इनको इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोला जाता है। तो सिंपल, फिजिकल और केमिकल एजेंट जिनकी मदद से हम प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, खासकर क्रॉप्स के अंदर, प्लांट्स में म्यूटेशन लाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसके फ़ायदे देखिए। इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पोटैटो में, मैंगो में और शुगर केन में। इंड्यूस म्यूटेशन से हम उनका साइज़ बड़ा कर सकते हैं फ्रूट का, हम उन फ्रूट्स को डिज़ीज़ फ्री कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात आप नोटिस करिए कि हम उन फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा एडवर्स एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने की पावर दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इन ग्राउंड नट विद द थिक शेल हैव बीन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। ग्राउंडनट में भी थिक शेल डाली गई है, यानी इसका छिलका हार्ड कर दिया गया, थोड़ा थिक कर दिया गया, ताकि अंदर का जो नट है वो ख़राब ना हो, वो भी इंड्यूस म्यूटेशन करके। फिर एक्सरे की मदद से जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ थी राइस की, वो प्रोड्यूस की गई। सेमी ड्वार्फ वेराइटी क्या होती है राइस की, जो ना तो बहुत बड़ी होती है ना बहुत छोटी होती, इन बिटवीन होती हैं। फिर है जी, 2 varieties of wheat was produced from red grain सोनोरा 64। तो सोनोरा 64 से 2 नई वैरायटी वीट की प्रोड्यूस की गई, ये भी इंड्यूस्ड म्यूटेशन के थ्रू। सो इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है, कोई भी फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट हम डाल देते हैं प्लांट में, जिससे उसमें म्यूटेशन होती है और उसके रिजल्ट से हमें फ़ायदा होता है। बहुत सी वैरायटी हैं बेटा बारले की, जिसमें आर्टिफिशियल म्यूटेटेड जीन होता है, जिससे उनकी जो पैदावार है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने देखा इंड्यूस म्यूटेशन से एक तो फ्रूट में इम्प्रूवमेंट आती है, फसलों में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आती है। फिर आगे कुछ डेफिनेशंस इनको हमें एक्सप्लेन करना है। एक तो हमें इम्प्रूव सीड बताने कौन से होते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बतानी है क्या होती है, फिर उसके बाद एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बताने हैं, और जर्म प्लाज्म बताना क्या है। तो सबसे पहले इम्प्रूव सीड कौन से होते हैं। सीड इज़ अ प्रोपेगेशन मटेरियल, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्रॉप को रेस करते हैं। जो इम्प्रूव सीड होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ब्रीडर सीड, एक फाउंडेशन सीड, एक रजिस्टर्ड सीड और एक सर्टिफाइड सीड। ये सीड की 4 टाइप्स हैं। अच्छा, जो सीड सर्टिफिकेशन है इसलिए किसके बेस पे की जाती है, सीड के टेस्ट के बेस पे और उसकी क्वालिटी के बेस के ऊपर। फिर उसके बाद सीड रेट को कैसे टेस्ट करते, सीड रेट में हम क्या चेक करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं, कितना मॉइस्चर है, क्या उसकी वायबिलिटी है, कब तक वो सर्वाइव करेगा, और उसकी प्योरिटी भी हम देखते हैं। अच्छा, मेन एम क्या है सीड सर्टिफिकेशन का, क्वालिटी ऑफ सीड मेंटेन रहे। अगर बेटा सीड की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो डेफिनेटली फसल भी बहुत अच्छी होगी। जो मेन रिक्वायरमेंट होती हैं सीड की, अच्छे सीड की, वो क्या क्या होते हैं, एक तो फिजिकली वो प्योर होना चाहिए, उसका गुड जर्मिनेशन रेट होना चाहिए, मॉइस्चर लेवल अच्छा रहना चाहिए उसके अंदर,
और उसको किसी भी तरह की बीमारी से वो फ्री हो। अगर सीड बीमारी से फ्री है, उसका मॉइस्चर कंटेंट सही है, सो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको अच्छी फसल मिलेगी। आइए अब जरा देखें इसको, अब हमने एक्सप्लेन करना है। ये तो था हमारा इम्प्रूव सीड, तो उसकी टाइप थी ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड। अब आ गया न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसी भी क्रॉप की जो होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ह्यूमन में और एनिमल न्यूट्रिशन में, क्योंकि जो हमारी बॉडी की कैलोरीज हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं, मिनरल वाइटामिन हैं, रफेज है और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? क्रॉप से। तो किसी भी क्रॉप के अंदर कितना अमाइनो एसिड है, कितनी फैट है, कितना मिनरल है, कितना विटामिन है, कितना रफेज है, ये उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है। फिर आ गया बेटा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है? ये वो कंपोनेंट हैं, वो कंपाउंड हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिनका हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोसिनोलेट्स, ये जी हमारा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो हमें रेप सीड के ऑयल में और मस्टर्ड सीड के ऑयल में मिलेगा। सो इस तरह के सीड को प्रेफर किया जाता है जिसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ना हो, नहीं तो हमें एक और अलग प्रोसेस लगाना पड़ता है जिसमें जितने भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको निकाला जाता है। फिर बेटा जर्म प्लाज्म क्या है? ये जी टोटल है जितने भी करैक्टर्स होते हैं जीन्स के क्रॉप की वैरायटी में जब प्रेजेंट होते हैं उसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं, और ये रिलेटेड होता है स्ट्रेट अवे वाइल्ड स्पीशीज से। अच्छा, इंडिया में जर्म प्लाज्म की जो कलेक्शन है वो करता है जी NBPGR करता है न्यू दिल्ली में, और इस कलेक्शन को जीन बैंक बोलते हैं। जीन बैंक में आपको सभी तरह के जीन मिलते हैं, ठीक है, एक एक जीन आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, सिलेक्शन क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंस बताओ। सिलेक्शन तो पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट लेक्चर्स में भी, कि सपोज हमारे पास लार्ज वैरायटी है प्लांट्स की, उसमें से सपोज 10,000 प्लांट्स हैं, उसमें से हम 500 बेस्ट प्लांट चुनेंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स के ऊपर। फिर उन 500 प्लांट्स की क्रॉस करेंगे, उनमें से 100 प्लांट्स बेस्ट चुनेंगे। ये जो नंबर घटता जा रहा है प्लांट का और क्वालिटी बढ़ती जा रही है, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। सो बेटा सिलेक्शन भी दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल सिलेक्शन तो हम खुद ही हमारी जो एनवायरनमेंट है वो खुद ही कॉज करती है, तो उसका एग्जांपल एवोल्यूशन भी तो है, हम लोग भी तो उसका एग्जांपल है। अगर आप नोटिस करो, वी यूज्ड टू बी आर्बोरियल एनिमल, और हम पेड़ों पे रहते थे और बंदर की तरह होते, बंदर ही थे हम। तो धीरे 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 ग्रेजुअली हमारे अंदर एवोल्यूशन आई, जो तो अच्छे चेंज हैं वो आने लग गए और जो बुरे चेंज है वो कम होने लग गए। तो बेटा समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ ये हुआ कि हमारे अंदर नेचुरल सिलेक्शन आ गई, यानी वांटेड चेंजेस बहुत आ गए और अनवांटेड चेंजेस, अनवांटेड कैरेक्टर्स ख़त्म हो गए। तो आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। सरदार जी से कितने का माल आ गया सारा? ठीक है। सो बेटा सिलेक्शन सिंपल, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी। अब नेचुरल सिलेक्शन अगर नेचर की तरफ से हो, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है अगर वो सिलेक्शन हो फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अपनी मर्जी से जब हम चेंजेस लाते हैं उसको। तो आइए देखें सिलेक्शन क्या है। दोपहर में दिया था डोज कोई? अच्छा, फिर तो मेरे को तो लग रहा था इसी से रिकवर हो जाना था। चलो ओके। तो इट इज़ डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। इट इज़ अचीव्ड बाय प्रिजर्विंग फेवरेबल वेरिएंट एंड एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल प्लांट। यानी 10,000 अगर प्लांट है
उनमें से हमने बेस्ट प्लांट चूज़ करते जाने हैं। जिन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है या जो प्लांट हमें अच्छे करैक्टर नहीं दे रहे, अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे, उनको ख़त्म करते जाना है। इसको बोलते हैं सिलेक्शन। ये बहुत ओल्ड मेथड है बेटा प्लांट को इम्प्रूव करने का। सिलेक्शन दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैन मेड होती है और नेचुरल होती है थ्रू नेचर। आइए देखें नेचुरल सिलेक्शन। It occurs in nature and has resulted in evolution. It is based on Darwin theory of survival of fittest. ठीक है, मेरी बात समझ लगी आपको? जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो बाय नेचर होता है। जो अच्छे करेक्टर हैं वो और इम्प्रूव होते रहते हैं, जो नॉन यूजेबल करेक्टर हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते रहते हैं। अब आप ही देख लो, हमारे अंदर अपेंडिक्स ख़त्म हो गया, मतलब है पर वो बिल्कुल अंडर डेवलप हो गया, क्योंकि अब हम सेलुलोज तो खाते नहीं हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं हम उसको पका के खाते हैं, तो जब भी आप खाना पकाते हो सेलुलोज ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ लगी? तो इसी तरह कितने सालों से हम सेलुलोज नहीं खा रहे, तो धीरे 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 अपेंडिक्स रिड्यूस हो गया, क्योंकि अपेंडिक्स जो था हमारी बॉडी में वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हुआ करता था। इसी तरह हमारे में से टेल ख़त्म हो गई, हमारा पोस्चर स्ट्रेट हो गया, हमारी क्रेनियम का साइज़ बड़ा हो गया, 3000 to 4000 सीसी की साइज़ की क्रेनियम हो गई है। तो यानी सारे डिज़ायरेबल चेंज आने लगे। तो ये भी एक तरह की नेचुरल सिलेक्शन है, जिसका दूसरा नाम है एवोल्यूशन। अब आ गया जी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट होती है। हम फिनोटिपिक करैक्टर देखते हैं सुपीरियर प्लांट के मिक्स पॉपुलेशन में से। ये हम खुद कॉज करते हैं, नेचर नहीं करता, हम खुद कॉज करते हैं। हम खुद करते हैं कि हम जो बेस्ट क्वालिटी के प्लांट हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो बैड क्वालिटी के प्लांट हैं उनको हटा देते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन नेचर के थ्रू सिलेक्शन, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन आर्टिफिशियली सिलेक्शन मतलब क्या? क्वालिटी इंप्रूव करना जी, क्वालिटी, प्लांट की क्वालिटी इंप्रूव करना, एनिमल की क्वालिटी इंप्रूव करना, उसको सिलेक्शन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ गया व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके अचीवमेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव्स भी बताइए। तो सबसे पहले ये सबसे लेटेस्ट मेथड है बेटा क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, क्रॉप को इम्प्रूव करने में। इसमें पूरा होल क्रोमोसोम सेट इन्वॉल्व नहीं होता, हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठाते हैं डीएनए का, उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जब हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये देखिए। पहला, सबसे पहले डीएनए का सेगमेंट आइसोलेट करना है जिसके करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक स्पेसिफिक डीएनए भेजना, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एंड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। फिर जब ये हो जाए तो जो डीएनए बना उसको क्लोन करना, उसकी कॉपीज़ बनाना, और फाइनली आपको ढेर सारी अच्छी इम्प्रूव्ड वैरायटी मिलने लग जाएगी। क्लोनिंग ऑफ डीएनए का मतलब होता ही है कि जो डीएनए आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बना लिया है उसकी कॉपीज़ बनने लग जाएं। फिर अचीवमेंट क्या क्या होती हैं इससे? पहली अचीवमेंट है कि वी कैन प्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स विद स्पेसिफिक करेक्टर। अच्छे अच्छे करेक्टर वाले प्लांट और एनिमल्स हम बना सकते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अभी हो जाएगा अपने आप, ऑन डोंट टच इट। नंबर 2, इसने इट हैज़ गिवन अ क्योर सिस्टम फॉर ट्रीटिंग हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसमें से क्योर सिस्टम भी बन के आ गया। अच्छा, हाई यील्डिंग वैरायटी भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के करके मिलती है, जैसे राइस की मिलती है, और यूजुअली राइस के जो प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं, तो इससे सेमी ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं जिससे हमें राइस का ग्रेन बहुत ज़्यादा मिलता है, पैदावार ज़्यादा हो जाती है। सो बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बस इस बात का ध्यान रखना बेटा, वी हैव टू स्टडी रेगुलरली। सो आज भी मैंने आपको 1 2 3 4 मेजर क्वेश्चन करवाए हैं। सो पहला क्वेश्चन था भी
इंड्यूस म्यूटेशन कैसे इंप्रूव करती हैं क्रॉप को, अगला क्वेश्चन था जी। आपको कुछ डेफिनेशंस बतानी है, इम्प्रूव सीड की बतानी है, न्यूट्रिशन क्वालिटी, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ठीक है, जर्म प्लाज्म, ये सब एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है जी सिलेक्शन क्या है, इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसकी अचीवमेंट कैसे होती है और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग वो मेथड होता है जिसमें हम पूरे इंडिविजुअल में चेंज नहीं लाते, पूरे क्रोमोसोम्स को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ एक छोटा डीएनए का सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर, और ये वो सेगमेंट होता है जिसमें करेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें हमने चेंजेस लाने हैं। और जब इस करेक्टर को हम ये वाला डीएनए लेते हैं, इसके अंदर जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। स्टेप्स क्या हैं, पहले डीएनए का सेगमेंट निकाल लिया, उस सेगमेंट को रिप्लेस कर दिया एक हाई क्वालिटी डीएनए सेगमेंट से, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया वापस, और फिर क्लोनिंग की गई और आपकी वैरायटीज़ बननी शुरू हो गई। अचीवमेंट्स में बता दिया था आपको, हर तरह आपके अपने अकॉर्डिंगली आप करेक्टर्स इसमें डाल सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग होगी ना एक तरह की बेटा। जैसे कार के अलग अलग मॉडल होते हैं, वैसे प्लांट में भी इंजीनियरिंग लगने लग गई है, अलग अलग वैरायटीज़ हम अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, और इससे क्योर मिल जाता है, बहुत सी बीमारियों को क्योर मिल जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत हाई यील्डिंग राइस की जो है वो इसी से बननी शुरू हुई। सो बेटा ये आज का लेक्चर है, अच्छे से पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।